सिलेबस तो सब कंप्लीट कर रहे हैं, तो क्या सिर्फ नीट का सिलेबस कंप्लीट करने से नीट में सिलेक्शन हो जाता है? तो आंसर है बिल्कुल नहीं। आपका सिलेक्शन होता है तब जब आपको पता हो कि नीट के मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन कौन से हैं सब्जेक्ट वाइज, फिजिक्स से, केमिस्ट्री से, बायोलॉजी से। जब आपको पता हो कि नीट के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं, आपको जब पता हो कि नीट के ऐसे टॉपिक, ऐसे चैप्टर्स जिसको पढ़ने में मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट को डिफिकल्टी होती है, उन चैप्टर्स, उन टॉपिक से जब क्वेश्चन आते हैं तो मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट उसको नहीं कर पाते। अगर आप उन चैप्टर की लिस्ट बनाएं, उन टॉपिक की लिस्ट बनाएं, उसको आप अटेम्प्ट कर लें, तो आप बाकी स्टूडेंट के कंपैरिजन में एक स्टेप आगे होंगे। देखिए, इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, जहां से ऑन एन एवरेज 45 टू 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे नीट में। सर आपको कैसे पता 45 टू 50 क्वेश्चन इन 10 चैप्टर से ही आने वाले हैं? देखिए, सबसे पहली चीज, मैं खुद एक टीचर हूं, बच्चों को मैं पढ़ाता हूं, और लास्ट 10 ईयर के पेपर पैटर्न को अगर तुम समझो, ध्यान से देखो कि कौन कौन से ऐसे चैप्टर हैं जहां से नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, कौन से ऐसे टॉपिक हैं जहां से नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, तो उन चैप्टर और टॉपिक को आप भी सेपरेट कर सकते हैं, उनकी अलग से लिस्ट बना सकते हैं। ये काम आप भी कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल आपको मेहनत ना करनी पड़े, इसलिए इस वीडियो को मैं बना रहा हूं। ठीक है, हो सकता है आप मुझे जज करेंगे, सर आपके सिर्फ 20,000 सब्सक्राइबर हैं। 20,000 सब्सक्राइबर वाला टीचर क्या ही बताएगा। याद रखिए, आज हैं 20,000, कल को नहीं रहेंगे, इससे ज्यादा होंगे। ठीक है। हाँ, एक चीज और मैं आपसे बता दूं, सबसे पहली चीज, अगर हम किसी चैप्टर को मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसीडर कर रहे हैं नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसकी क्या कंडीशन होनी चाहिए? मैंने सिर्फ 2 रखी है, ध्यान से सुनिए। पहली चीज, एक ऐसा चैप्टर होना चाहिए जिससे पहली चीज तो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हो, रिपीटेड क्वेश्चन वहां से आते हो। सेकेंड थिंग, एक ऐसा चैप्टर जिसके टॉपिक एक बार हमने पढ़े, वहां से नंबर ऑफ क्वेश्चन मुझे मैक्सिमम आ रहे हैं, ठीक है, नीट में। साथ ही साथ उसके टॉपिक और भी दूसरे चैप्टर में यूज हो रहे हैं, उसके कॉन्सेप्ट दूसरे भी और चैप्टर में यूज हो रहे हैं। कॉन्सेप्ट बार बार रिपीट होगा तो उस पर हमें ओवर थिंक नहीं करने की जरूरत है, वो बार बार रिपीट होगा तो रिवीजन भी उसका होता रहता है। फॉर एग्जाम्पल, इसीलिए मैंने सबसे पहला इंपॉर्टेंट चैप्टर रखा है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है बायोमोलिक्यूल। जी हाँ, बायोमोलिक्यूल सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर में मैं रखता हूं नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्यों? क्योंकि बायोमोलिक्यूल एक ऐसा चैप्टर है आपका जो कि आपके बायोलॉजी में भी है और केमिस्ट्री में भी है। ठीक है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, इसमें आप पढ़ते हैं क्या? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, अमाइनो एसिड, एंजाइम्स। और मैं आपको बता दूं, प्रोटीन जो है वही प्रोटीन आप फिर से क्लास 12th में मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में भी उसका कैरेक्टर पढ़ते हैं। ठीक है। जो डीएनए आरएनए आप पढ़ते हैं बायोमोलिक्यूल में, वही डीएनए आरएनए फिर से आप पढ़ते हैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस और मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में, उसके फीचर्स के बारे में पढ़ते हैं। जो चीजें आप अमाइनो एसिड यहां पर पढ़ते हैं बायोलॉजी में, वही अमाइनो एसिड का यूज आप फिर से मॉलिक्यूलर बेसिस में पढ़ते हैं। ठीक है। साथ ही साथ केमिस्ट्री में भी आप पढ़ते हैं। जो आप शुगर यहां पर पढ़ते हैं वही केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, बाकी जगहों पर डीएनए के स्ट्रक्चर वगैरह में भी पढ़ते हैं। ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो रिलेटेबल हैं, कॉमन है और बार बार यूज होते हैं, रिपीट होते हैं। ठीक है। और जैसे ही अगर आपने बायोमोलिक्यूल पढ़ा तो आपका मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस क्लियर हो जाएगा। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस क्लियर हुआ तो तुरंत आपको पढ़ना चाहिए बायोटेक्नोलॉजी, तो बायोटेक्नोलॉजी भी आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप? बिल्कुल सर। ठीक है। उसके बाद आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहिए? जो दूसरा चैप्टर है हमारा वो है सेल डिवीजन। जी हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर में दूसरा है सेल डिवीजन। सर ये तो छोटा सा चैप्टर नहीं सर, ध्यान से समझो आप। सेल डिवीजन में आपको पढ़ना है माइटोसिस, मियोसिस और फिर क्या, माइटोसिस मियोसिस पढ़ना है और इंटरफेज पढ़ लेनी है ना, जी नॉट फेज वगैरह भी छोटी छोटी फेजेस हैं। कहने के लिए ये बहुत छोटा सा चैप्टर है, लेकिन आप ये देखो कि अगर आप चाहे रिप्रोडक्शन इन प्लांट पढ़ो, चाहे आप इवोल्यूशन पढ़ो, चाहे ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ो, गैमेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis या फिर मेगास्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, हर जगह इसका यूज है। सेल कहीं पर भी डिवाइड कर रही है, ग्रोथ हो रही है उसमें, तो बार बार इसका यूज होता है। तो आपको ये चैप्टर मिस नहीं करना चाहिए। ठीक है। इवन 2023 में 7 to 8 क्वेश्चन पूछे गए थे सिर्फ और सिर्फ सेल डिवीजन से, और बार बार क्वेश्चन आते हैं। मैं आपको बता दूं, माइटोसिस मियोसिस दोनों की ट्रिक मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है यूट्यूब पर। अगर आप सर्च करते हैं माइटोसिस ट्रिक या फिर मियोसिस ट्रिक, तो जो सबसे पहली वीडियो आएगी वो मेरी होगी। कमाल की ट्रिक दी है और आप जाकर देख सकते हो। और दूसरी बात, बहुत जल्दी ही मैं आपको इसका वन शॉट, इस पर्टिकुलर चैप्टर का वन शॉट अपलोड कर दूंगा। क्लियर है? फिर जो तीसरा हमारा चैप्टर है वो है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। जी हाँ, इस चैप्टर को तो मैं कहता हूं अगर नीट कल है एग्जाम, तो आपको जो लास्ट डे चैप्टर पढ़ना चाहिए वो है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। बहुत ही कमाल का चैप्टर है, ध्यान से सुनिए। इसके जो हॉट टॉपिक हैं वो कौन कौन से हैं? पहला, पॉलिनेशन से क्वेश्चन पक्का आते हैं। ठीक है। दूसरा आपको कौन सा पढ़ना चाहिए सर? मैं आपको बताऊं, मेगास्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। फिर उसके बाद आपको पढ़ना चाहिए, एक तो स्ट्रक्चर तो सभी पढ़ने, डायग्राम, बायोलॉजी तो मतलब कुछ है ही नहीं विदाउट डायग्राम, याद रखो। तो डायग्राम आपको पढ़ना ही है, जितने भी चैप्टर के नाम मैं लूं,
ठीक है। तो आपको पढ़ना है माइक्रोस्पोरोजेनिस, मेगास्पोरोजेनिस, डबल फर्टिलाइजेशन, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, ठीक है, एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस, फर्टिलाइजेशन के बाद, फिर ठीक है, उसके बाद आपको पढ़ना है स्ट्रक्चर ऑफ टीएस ऑफ एंथर, ठीक है, आपको ये पढ़ लेना है। उसके बाद और आपको पढ़ना है पॉलीएम्ब्रियोनी और स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉट एंड मोनोकॉट एम्ब्रियो। अगर ये आपने कर लिया, इसके बाद आपकी सारी चीजें हो जाती है। डॉर्मेंसी वगैरह छोटे छोटे टॉपिक हैं, वो भी आप पढ़ सकते हैं, बट ये हॉट टॉपिक हैं जहां से नंबर ऑफ क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट है पॉलिनेशन। क्लियर है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। जी हाँ, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में मैं आपको बता दूं, बार बार यहां से क्वेश्चन रिपीट होते हैं। आप देखेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन में जो आप गैमेटोजेनेसिस पढ़ते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस, तो वहां पे हाइपोथैलेमस के हार्मोन लिखे गए हैं, ठीक है, या फिर आप मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ते हैं तो वहां पे भी एफएसएच और एलएच का आप पढ़ते हैं। तो सेम चीजें कहां पर यूज होती हैं, आप देखेंगे क्लास 11th का जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है, तो वहां पर पिट्यूटरी का हार्मोन और हाइपोथैलेमस के हार्मोन वो डायरेक्ट यूज होते हैं, तो उनका एप्लीकेशन भी आपको याद हो जाता है। तो ये कॉमन जो टॉपिक है वो रिपीट होते हैं, ठीक है। तो आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन में क्या क्या पढ़ना है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरा पढ़ लेना फंक्शन के साथ, ठीक है। उसके बाद गैमेटोजेनेसिस यानी स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन या टीएस सेक्शन ऑफ ओवेरी पढ़ लेना, मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ लेनी है, मेंस्ट्रुअल साइकिल से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसका हार्मोन का ऑर्डर, स्पर्मेटोजेनेसिस का ऑर्डर, oogenesis का ऑर्डर, उसकी पोलैरिटी वगैरह यहां से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद प्लेसेंटा, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, ये जरूर पढ़ लेना आप, ठीक है, यहां से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। फिर एक एडिशनल मैं छोटा सा टॉपिक आपको ऐड करना चाहूंगा रिप्रोडक्टिव हेल्थ से, कंट्रासेप्टिव मेथड, ठीक है। कंट्रासेप्टिव मेथड में भी सबसे ज्यादा क्वेश्चन आईयूडी से आते हैं, बट आप पूरा पढ़ लेना, ठीक है। फिर छोटा सा टॉपिक है एक आर्ट, ठीक है, उसमें गिफ्ट जिफ्ट इन सब का पूछता है आपसे फुल फॉर्म वगैरह, वो थोड़ा सा आप देख लेना, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। जी हाँ, क्लास 11th का टॉपिक है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। सर ये क्लासिफिकेशन से तो नंबर ऑफ क्वेश्चन कम आते हैं, नहीं, ध्यान से समझो। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आप क्या पढ़ते हैं, आप पढ़ते हैं वहां पे बैक्टीरिया के बारे में, वायरस के बारे में, प्रियॉन्स के बारे में, ठीक है, बैक्टीरियोफेज के बारे में। हाँ सर बैक्टीरियोफेज भी तो वायरस ही है, हाँ पता है, ठीक है, ध्यान सुनो। लाइकेन के भी बारे में पढ़ते हैं आप, फंगाई के बारे में पढ़ते हैं आप, ठीक है। अगर आप ध्यान से समझें इन सारी चीजों को, प्रोटोजोन्स के बारे में पढ़ते हैं, तो क्या ये पर्टिकुलर टॉपिक बैक्टीरिया, प्रोटोजोन्स, ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करें लाइकेन, क्या ये चीजें फिर से रिपीट होती हैं? जी हाँ, अगर आप ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज पढ़ें तो वहां पे बैक्टीरियल और वायरल डिजीज आप पढ़ते हो, तो वहां पे यही टॉपिक, यही बैक्टीरिया वगैरह रिपीट हो जाते हैं। फिर अगर हम बात करें इकोलॉजी में नाइट्रोजन फिक्सेशन में यही बैक्टीरिया इस्तेमाल हो जाते हैं, राइजोबियम वगैरह, सिम्बियोटिक, ठीक है, एसोसिएशन वगैरह, ठीक है। फिर उसके हम बात करें कुछ और जैसे टॉपिक की, जैसे फंगाई, तो फंगल डिजीजेस भी कुछ होती हैं, वो आपको मिल जाती हैं। फिर कुछ फंगस जो है आप माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में पढ़ते हैं, जैसे पेनिसिलियम नोटेटम वगैरह हो गया, या फिर हम बात करें कुछ रिंगवर्म कॉज करता है, ठीक है। ये सारी चीजें बार बार रिपीट होती हैं, तो जरूरी है कि आप बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को बहुत अच्छे से पढ़ें, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है हमारा प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। जी हाँ, इसमें जो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे गए हैं वो मेंडेलियन डिसऑर्डर और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर से पूछे गए हैं। आपको पता है कि जो मेंडेलियन डिसऑर्डर है उसमें दो चीजें आती हैं, एक्स-लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर और ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। जैसे हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस हो गया, ये एक्स-लिंक्ड होते हैं। ऑटोसोमल में फेनाइलकीटोन्यूरिया, अल्केप्टोन्यूरिया, सिकल सेल एनीमिया, थैलासीमिया, ये सारी चीजें आपको पढ़ लेनी है, ठीक है, फेनाइलकीटोन्यूरिया भी। उसके बाद हम बात करें जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है उसमें 3 डिसऑर्डर आपको पढ़ने हैं, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम और डाउन सिंड्रोम, ये आपको पढ़ लेने हैं। यहां से नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद बात करें हम सेक्स डिटर्मिनेशन, आपको पढ़ लेना है, ठीक है, ह्यूमन में, ड्रोसोफिला में, इंसेक्ट में, हनी बी में, ठीक है। उसके बाद हम बात करें जो नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं मेंडल डेविएशन से। मेंडल डेविएशन में क्या क्या हम पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, फेनाइलकीटोन्यूरिया, है ना, सिकल सेल एनीमिया, मल्टीपल एलेलिज्म, ये सारी चीजें, तो ये आपको पढ़ के रखना है। फिर उसके बाद कुछ और टर्मिनोलॉजी जैसे बैक क्रॉस क्या होता है, टेस्ट क्रॉस क्या होता है, जीनोटाइप क्या होता है, जीन क्या होते हैं, एलिल्स क्या होते हैं, ये टर्मिनोलॉजी आपको पढ़ लेनी है। और लास्ट में आप जाकर के थोड़ा सा पढ़ लेना मेंडल्स के लॉ, ठीक है, और उसमें भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये अगर आपने कवर कर लिया तो ये पूरा चैप्टर आपका हो जाता है। फिर उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर की लिस्ट में आता है वो है हमारा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इसमें सबसे पहले आपको पढ़ना है सारे के सारे जो एक्सपेरिमेंट हुए, चाहे वो ग्रिफिथ का हो, अवेरी, मैक्लियोड, मैककार्टी का हो, या फिर हर्शी एंड चेस का। उसके बाद सेंट्रल डोग्मा, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन। फिर उसके बाद आपको पढ़ना है डीएनए पैकेजिंग, ठीक है, डीएनए पैकेजिंग प्रोकैरियोट और यूकैरियोट की। फिर उसके बाद आपको पढ़ना है हेटेरोक्रोमेटिन, यूक्रोमेटिन। उसके बाद आपको पढ़ना है लैक ओपेरॉन पढ़ लेना है, जेनेटिक कोड पढ़ लेने हैं। जेनेटिक कोड में सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना, सबसे ज्यादा स्टार्टर कोडॉन और टर्मिनेटिंग कोडॉन पूछा जाता है,
लेकिन पढ़ना सब कुछ है आपको, उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर पूछे जाते हैं। म्यूटेशन पढ़ लेना, ह्यूगो डिवरीज वगैरह से पूछा जाता है, तो म्यूटेशन आपको कॉमन देखने को मिल जाता है इवोल्यूशन में भी, ठीक है। वही म्यूटेशन आपको प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में भी देखने को मिल जाता है। तो ये सारी चीजें लगभग कॉमन है, तो इसको पढ़ लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया लैक ओपेरॉन पढ़ लेना और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, दैट्स इट। इसके हिसाब से आपका चैप्टर हो जाता है। उसके बाद हम बात करें जो नेक्स्ट हमारा चैप्टर है वो है आपका बायोटेक्नोलॉजी के दोनों चैप्टर, जी हाँ, प्रिंसिपल और उसके एप्लीकेशन। इनमें आपको क्या पढ़ना है, सबसे पहले आपको पढ़ लेनी है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ठीक है। उसके बाद रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, सारे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, उनके फीचर, ये सारे क्वेश्चन यहां से आते हैं, ठीक है। कहां से कट करेगा, कौन कौन से होते हैं, पीबीआर 322, ये सबको पढ़ लेना है आपको, ठीक है। उसके बाद आपको पढ़ लेना पीसीआर और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। इन टॉपिक से भी क्वेश्चन आते हैं। फिर उसके बाद बीटी जीन आपको पढ़ लेना है एप्लीकेशन में, आरएनए इंटरफेरेंस पढ़ लेना है आपको, जीएमओ पढ़ लेना है, इंसुलिन पढ़ लेना है, ठीक है। यहां से नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। तो इन टॉपिक को अगर आपने कवर कर लिया तो आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम बात करें कुछ और टॉपिक, जैसे मैं एक और चैप्टर का नाम लेना चाहूंगा, जैसे हालांकि ये 9 चैप्टर तो हो गए आपके, लेकिन मैं आपसे बोलूं कि कुछ और टॉपिक, जैसे मैं आपको बोलूं कि एक चैप्टर, मैं अलग अलग टॉपिक को एक चैप्टर में कंबाइन कर रहा हूं। यहां पे कोई स्पेसिफिक चैप्टर नहीं है, बट अलग अलग टॉपिक, अलग अलग चैप्टर से अलग अलग टॉपिक मैं ले रहा हूं, उनको एक चैप्टर के फॉर्म में आपके सामने रख रहा हूं। तो ये टॉपिक के नाम आप लिख लीजिए, ठीक है। सबसे पहले जैसे आप देखेंगे प्लांट हार्मोन, 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं प्लांट हार्मोन से, चाहे हम बात करें ऑक्सीन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, ठीक है, इथाइलिन, है ना, इन सबसे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये आपको पढ़ना है, ठीक है। प्लांट हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर उसके बाद मैं बात करूं, आपको पढ़ना चाहिए ब्लड, ठीक है। ब्लड जो होते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, और ब्लड का जो ब्लड ग्रुप होता है वो, और ब्लड कोगुलेशन, ये आपको टॉपिक पढ़ के रखना चाहिए, ठीक है। उसमें आ जाएगा आपका आरएच फैक्टर वगैरह भी, ठीक है। इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस, जल्दी जल्दी बोल रहा हूं तो थोड़ा सा फंबल हो रहा है, ठीक है, आप समझ रहे हैं। उसके बाद मैं बात करूं कुछ और टॉपिक, जैसे केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कहां से सर, पिट्यूटरी से, पिट्यूटरी आपको पढ़ लेनी चाहिए, हाइपोथैलेमस पढ़ लेना चाहिए। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि जो आप ह्यूमन रिप्रोडक्शन में टेस्टिस, ओवेरी पढ़ते हैं, वो डायरेक्ट फिर यहां पर दिया गया है उसके हार्मोन के बारे में, तो वो टॉपिक रिपीट हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद मैं बात करूं एड्रिनल ग्लैंड जरूर पढ़ना, थायराइड एंड पैराथायराइड ग्लैंड जरूर पढ़ना, यहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। फिर कुछ और टॉपिक की अगर मैं बात करूं तो आप देखेंगे रेस्पिरेटरी वॉल्यूम पूछा जाता है, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम यानी कैपेसिटी क्वेश्चन पूछा जाता है, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस से, उस टॉपिक को भी आप यहां पर रख सकते हैं। फिर उसके बाद आपसे पूछा जाता है ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व, OHDC से भी क्वेश्चन आते हैं, इस टॉपिक को भी आप रख सकते हैं, यहां पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर इन टॉपिक को आपने एक चैप्टर के फॉर्म में भी तैयार कर लिया, इन टॉपिक को पढ़ लिया, तो 100% मैं आपको कहता हूं मैक्स टू मैक्स आप क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट कर पाएंगे अपने नीट एग्जाम में। बाकी बच्चों, ये वीडियो आपके लिए आई होप सो हेल्पफुल हुई होगी, आपको चीजें समझ में आई होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाए तो कमेंट सेक्शन आपका है, आप उसमें मेंशन करिए, मैं आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो बनाकर प्रोवाइड कर दूंगा अगर किसी अदर टॉपिक में डाउट है तो, ठीक है। और वन शॉट में कंटिन्यू कर रहा हूं, ठीक है, उसकी सीरीज चल रही है, आप जाकर के देख सकते हैं, उसकी प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, सुपर बायोलॉजी की ट्रिक की भी मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, आप जाकर के देख सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया, अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक में डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, मैं आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो बनाकर प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।